Good morning, my dear students. So, this is the new method to teach you once again. I think this is the best, so I choose this. So, I take you to the point right now. So, today's topic is reserve constituencies, and second one is voter list. As I explain you what is the constituencies, so this is the second one is reserve constituency. Not more so difficult to understand, बट जैसे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, कोई एमएलए की सीट है, कोई एमपी की सीट है, उसको हम एज अ सीट पे कई बार रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप उसमें देखते हैं कि आपके लिए जो रिजर्व वर्ड आता है वो एज अ मतलब ये चीज़ आप समझते होंगे कि कोई प्लेस या कोई पर्सन या कोई ऐसी चीज़ जो किसी के लिए पर्टिकुलरली किसी पर्सन के लिए हम पहले से ही उसको ये मेंशन कर दें कि ये उसी के लिए है, राइट। तो दैट इज़ कॉल्ड रिजर्व्ड, मतलब जो चीज़ पहले से किसी के लिए है। तो आई ऑलवेज ट्राई टू फैमिलियर विद यू वर्ड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्ड ऑलवेज, बिकॉज अगर आप शब्दों को अच्छे से समझ सकते हैं, शब्दों को अच्छे से कह सकते हैं, तो आपको कोई भी टॉपिक है वो हार्ड लगेगा नहीं। तो कोशिश करें कि आपको वर्ड्स जो हैं वो हमेशा क्लियर हो। सो नेटलाओ we explain the topic. Our constitution entitles every citizen to elect her his representative and to elect as a representative. अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे कहता है कि हम कोई भी सिटीज़न है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव, अब हिज एंड हर दोनों ही, क्योंकि वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, हम उसे चूज़ कर सकते हैं। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। So the constitution makers, however, were worried that in the open electoral competition, certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assembly. ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले हमारे पूर्वज थे, जो हमारे मेकर्स थे, वो हमेशा उन वीक लोगों के लिए भी सोचते थे जो कहीं ना कहीं पावर से बहुत दूर हैं, उनको पावर में हिस्सा मिले कि नहीं मिले, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन तो हर टाइम पे बहुत रहा है ना। कोशिश ये होती थी किसी एक आदमी के या एक पर्सन के अंडर में अगर कंट्रोल एक पावर रहता है तो वो कोशिश करता है वो किसी को डिवाइड ना करे। वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको इस चीज़ के बारे में बहुत चिंता थी, वो हमारा भविष्य देख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के टाइम पे। तो उन्होंने कोशिश की कि ऐसा कहीं ना हो कि जो वीकर सेक्शन वो इन चीज़ों से दूर हो। कोई वी आर और इक्वल, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम सारे इक्वल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया हुआ है कि हम सारे लोग इक्वल हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को वीकर सेक्शंस को प्रमोट करने के लिए उस चीज़ को रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंस की तरह से देखा इतने टाइम पहले। तो आप उसमें देखते हैं कि असेंबली जो लोकसभा की हैं, स्टेट असेंबलीज़ हैं, वो मतलब एक गुड चांस की तरह देखा कि ये अगर हम उनके लिए कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। अब एक चीज़ आप देखें, उसमें लिखा भी है दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड एजुकेशन कॉन्टेक्ट टू कंटेंट विन इलेक्शंस अगेंस्ट अदर। अब ये यहाँ जो अदर्स लोग हैं वो कौन हैं? वो वही लोग हैं जो बहुत पावरफुल हैं और इकोनॉमिकली भी साउंड बहुत ज़्यादा हैं और माइटी उनका पावर भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ वो कहीं ना कहीं वीक साबित होंगे। दोज हु आर इन्फ्लुएंसर लिखा है एज इट फर्दर, दोज हु आर इन्फ्लुएंसर एंड रिसोर्सफुल। अब रिसोर्सफुल पैसे से हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस्ड मतलब उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, मतलब वो अपनी उनकी जो पर्सनैलिटी है, जो उनका स्टेटस है वो सोसाइटी में इतना ज़्यादा है कि लोग उनके खिलाफ बहुत कुछ बोलने की कोशिश नहीं कर रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ फिर वो लोग वीक पड़ जाएंगे। मे प्रिवेंट देम फ्रॉम इलेक्शन, तो होगा क्या, ये जो इलेक्शन अगर वो विन नहीं कर पाएंगे फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा सपना देखा हमारे लिए कि हम इक्वली हैं और हमें राइट्स इक्वल हैं, तो फिर वीकर सेक्शंस तो उन चीज़ों से बहुत दूर रह जाएगा। उसमें लिखा भी है इफ़ हैपन्स, क्या नहीं, ये पॉइंट्स हैं यहाँ से, अगर कोई चीज़ अगर आप पॉइंट्स की तरह लिखते हैं तो आप यहाँ से उन पॉइंट्स को अच्छे से लिख सकते हैं। इफ़ दिस हैपन्स, व्हाट हैपन्स, कि दोज हु आर इन्फ्लुएंसर रिसोर्सफुल मे प्रिवेंट फ्रॉम द विनिंग इलेक्शंस। ये इक्विट की तरह हो गया इन्वर्टेड कॉमा में। अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो पॉइंट्स में
तो पहला पॉइंट जो आपका आएगा कि अवर पार्लियामेंट एंड असेंबलीज वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन, कि जो लोकसभा में या असेंबली में जो हमारे लोग पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो वीकर सेक्शन के लोग तो वहाँ पहुँचे ही नहीं, तो फिर उनकी आवाज़ वहाँ असेंबली में लोकसभा में कौन उठाएगा? दैट इज़ द पॉइंट। ओके, ये तो एक पॉइंट हुआ। दैट वुड मेक अवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेसी। ये जो वर्ड है बड़ा ही क्वाइट सिमिलर हो जाता है हमारे इक्वल राइट्स के। कैसे? लेस डेमोक्रेटिक एंड अवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव। लेस रिप्रेजेंटेटिव क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब आप देखेंगे कि उस वीकर सेक्शन से लोग वहाँ पहुँच ही नहीं रहे हैं, तो फिर उस डेमोक्रेटिक सिस्टम का हम क्या करेंगे? उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम कैसे ये दिखाएंगे कि वीकर सेक्शन से कोई यहाँ पे चूज़ होके आया है कि नहीं आया है? तो डेमोक्रेटिक तो नहीं रहा, क्योंकि सब लोग इक्वल हैं, तो हर सेक्शन से ही लोग वहाँ असेंबली में लोकसभा में पहुँचने चाहिए। ओके, सो अब यहाँ से सेकंड पॉइंट अगर आप लिखना चाहें, सो द मेकर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन थॉट अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द वीकर सेक्शन, कि डिप्राइव्ड ना हो असेंबली या कोई भी पार्लियामेंट, तो उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे कि वीकर सेक्शन वहाँ पे अपने आप को एज अ रिप्रेजेंटेटिव समझे, सिटीजन्स का, कंट्री का, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज का। ओके, सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, आप देखते हैं कई बार ये जो SC ST वाला हमारे यहाँ वीकर सेक्शंस में मामले आते हैं, हज़ारों सालों से बहुत सारी एक्सप्लोटेशन हुए हैं उनके राइट्स के, उनको परेशान किया गया है उनके राइट्स को लेके, उनके जो बेसिक नीड्स होते हैं उनको बहुत दूर रखा गया, उनके साथ भेदभाव हुआ है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा। तो आप देखते हैं कि उन सेक्शंस को मतलब मजबूत देने के लिए, डेमोक्रेटिक में कम से कम उनको प्रेजेंट करने के लिए हमने हमारे जो मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने उनको एक रिज़र्व पॉलिसी के अंतर्गत रखा और उसको प्रमोट किया। ओके, सो नाउ टेक अनदर पॉइंट। तो आपने देखा उसमें हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट स्टैंड फॉर इलेक्शन, ये रिज़र्व कर दिया उन्होंने जो कि शेड्यूल कास्ट को मतलब बिलोंग करता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ क्या मोस्ट ऑफ पीपल्स SC और ST, ऐसा नहीं है, वो किसी भी सीट पे खड़ा हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वहाँ ज़्यादा है। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा है, बट वो वहाँ ज़्यादा होता है कि व्हेन SC और STs आर मोर वीकर देन अदर सोसाइटीज़, मतलब किसी अदर सोसाइटी कंपेरिजन, अदर कम्युनिटी के कंपेरिजन में देखें तो उनका सेक्शन वहाँ ज़्यादा वीक है, तो वहाँ आप उस कैंडिडेट को खड़ा कर सकते हैं। बट ऐसा कभी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ST ही वहीं खड़ा हो, जनरली वो कहीं से भी खड़ा हो सकता है, हम ऐसा कई बार देखते भी हैं। Similarly, those who belong to the scheduled tribes can contest election from a constituency reserved for SC। ठीक वैसे ही ये ट्राइबल एरियाज़ हैं या ट्राइबल पीपल्स वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे ST ही कम्युनिटी के पर्सन को आपने वहाँ रिज़र्व कर दिया, तो वो कैंडिडेट वहाँ से खड़ा होता है। दैट इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज। चाहे आप पंचायत के इलेक्शंस में ले लें, जो कि थर्ड लेवल टाइप गवर्नमेंट होती है, फिर उससे ऊपर जाएँ स्टेट गवर्नमेंट, फिर सबसे सुपर लेवल पर जाएँ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, आप वो चीज़ हर जगह देखेंगे। अब कुछ मेन फैक्ट्स की बात करें, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत बेहतरीन है और ये आपके लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, और ये आपकी टोटल अवेयरनेस, अगर आप इंडियन पॉलिटी को, इंडियन सिस्टम को समझना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार आप इसे समझ भी सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। जैसे पॉइंट्स क्या क्या हैं? Currently in the Lok Sabha, 84 seats are reserved for the scheduled caste and 47 for the scheduled tribes as on 1 September 2012। ये 1 सितंबर 2012 के डेटा के अकॉर्डिंग है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, उसमें 84 लोकसभा दिया हुआ है, मेंशन दिस, 84 सीट्स रिजर्व्ड हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, जो शेड्यूल कास्ट पीपल है, और 47 सीट्स रिजर्व्ड हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। आप देखें नॉर्थ ईस्ट में जाएं या छत्तीसगढ़ में जाएं या MP में जाएं या कई बार राजस्थान में देखें, आपने देखा है एज यू रीड इन क्लास 8, ट्राइबल पीपल्स का जो बहुत बड़े बड़े रीजंस हैं, तो वहाँ पे उनको डेवलपमेंट हो, उनका एजुकेशन हो, फैसिलिटीज़ ओपन हो, और वो मेन स्ट्रीम में आए, जैसा सब लोग बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं उस स्ट्रीम में आए, उस चीज़ के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नंबर इज़ इन रिपोर्शन फॉर द शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। अगर आप इस चीज़ को देखना चाहें कि तो जो नंबर है प्रपोजन के अकॉर्डिंग टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन, ये ऐसा नहीं यूँ ही बना दिया है,
जो उनका जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है, वैसे तो 2012 का डेटा है, तो 2011 के अकॉर्डिंग जो हमारा सेंसस का डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है, जो एक रेशियो दिया है कि वहाँ कितने वीकर सेक्शन में या इस तरह के कम्युनिटी के बैकवर्ड टाइप के लोग हैं, तो कोशिश की गई कि यहाँ से इस एरिए में SC/ST कम्युनिटी से अगर उस सीट को हम रिज़र्व करेंगे तो एटलीस्ट उस वीकर सेक्शन से एक रिप्रेजेंटेटिव हमें लोकसभा में असेंबली में मिलेगा. Thus, the reserved seat for SC/ST do not take away the legitimate share of any other social group. और फिर इस वैसे तो हाँ, तो इसमें एक चीज़ है, जैसे इसमें लिखा है, thus the reserved seat for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group. जो सीट SC और ST के लिए उसको हमने रिज़र्व किया, उस पॉलिसी के तहत उसको वहाँ पे शेयर दिया, तो फिर वो चीज़ किसी अदर सोशल ग्रुप में जाके आप शेयर नहीं कर सकते, उन पे उनका हक नहीं रहेगा. लेजिटिमेट तो वैसे तो किसी चीज़ की ऑथेंसिटी होती है, अधिकार, राइट कितना है किसी का है, तो अदर सोशल ग्रुप्स को वो हम शेयर नहीं करते हैं, वो उन्हीं के लिए रखते हैं जो वीकर सेक्शन है, चाहे वो SC है चाहे ST. ओके, तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, लोकल लेवल, in many states seat in rural पंचायत and urban municipality and corporation. जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, ठीक वैसे ही है कि इस सिस्टम को जो कि आपका रिजर्वेशन का है, तो उसको हमने बढ़ाया, एक्सटेंड किया, उसको हमने बढ़ाया वीकर सेक्शन को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और लोकल लेवल पे. डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब आपने कई बार देखा होगा, जिला परिषद के इलेक्शंस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं, बड़े बड़े जो कॉरपोरेशंस के चुनाव होते हैं, कॉरपोरेटर के चुनाव बोलते हैं कभी महाराष्ट्र में, अपने यहाँ पंचायत लेवल पे बोलते हैं, उन सब में भी हमने इस सिस्टम को लागू किया ताकि वहाँ उस सोसाइटी में जो वीकर सेक्शंस है उसको भी मौका मिले आगे आने का, और जो थर्ड लेवल गवर्नमेंट है या उससे ऊपर की डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट है या जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें वो अपनी एक मेन रोल प्ले कर सकें. ओके, सो दीज आर द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी. इसको आपने बहुत अच्छे से समझा. इस तरह की चाहे लोकल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, सेंट्रल लेवल पे हो, जितनी सीट्स हैं उन सबको रिजर्व किया गया. ये उनकी पॉलिसी का एक हिस्सा रहा है. ओके, फिर आप इसमें देखेंगे कि लोकल बॉडीज़ आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस. OBCs के लिए भी किया जाने लगा है कि OBCs में बहुत सारी कास्ट हैं इंडिया में, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही OBC कास्ट हैं वो बहुत डेवलप हैं और बहुत ही पावरफुल हैं. बहुत सारे वीकर सेक्शंस में इस तरह की हमारी कास्ट अवेलेबल हैं. आज भी हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों से गुजरते हैं, तो उन चीज़ों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, डेमोक्रेटिक राइट्स में इक्वलिटी लाने के लिए हमने OBCs को भी बहुत सारी जगह रिप्रेजेंटेशन दिया है, रिजर्वेशन दिया है. However, the proportion of the seats reserved vary from state to state. Yes, this is important. जो OBC लेवल पे अगर हम बात करें, तो मान लीजिए किसी स्टेट में उनका वीकर सेक्शन ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीटों को रिजर्व किया है. कहीं पे बिल्कुल भी इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है. एक स्टेट के कई रीजंस में ऐसा होता है, तो वहाँ पे ऐसा उन्होंने नहीं किया. वहाँ पे उन्होंने नॉर्मली ही वही रिजर्वेशंस या नॉर्मल पॉलिसी रखी है जो एक हेल्दी कम्युनिटी में होती है. ओके, सिमिलरली 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व इन द रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ फॉर वुमेन कैंडिडेट्स. ये आप ज़रा याद कर लें, क्योंकि जो 1/3 सीट रिजर्वेशन है वो वुमेंस के लिए लोकल और अर्बन बॉडीज़ में है. लोकल जो रूरल और अर्बन बॉडी है, मीन्स जो आपका पंचायत लेवल के चुनाव होते हैं, जो आपके नगर निगम, म्यूनिसिपल एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लेवल के चुनाव होते हैं, जो इलेक्शंस होते हैं हमारे इंडिया में, वहाँ पे 1/3 रिजर्वेशन जो है वो फीमेल्स को हमने दे रखा है. बट यही रिजर्वेशन देने के लिए जो असेंबली के इलेक्शंस होते हैं और लोकसभा पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं, वहाँ सारे की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाती रहती हैं, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया. आप खुद भी इस चीज़ को सिनेरियो एक बार ज़रा रिकॉल करें कि आपके स्टेट में या आपके नेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स है उसमें वुमेंस 1/3 हैं, 1/3 नहीं है, आपको बहुत कम मिलेंगी. तो हमें ज़रूरत है कि हमें महिलाओं को भी पॉलिटिक्स में आगे लाना चाहिए. और ये जो बिल है ना 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन, ये अभी तक पास नहीं हुआ है पार्लियामेंट में. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज़ वोटर लिस्ट. दिस इज़ वेरी इजी, नॉट सो हार्ड. ओके, जब आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड हो गई हैं, तो
फिर हम नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट। फिर हम डोर टू डोर ही कैंपेनिंग करते हैं, कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। तो कौन नहीं दे सकता है, जिनकी उम्र 18 साल या उससे कम हो गई है, और जो 18 साल के हो गए हैं, 18 साल से ज़्यादा हैं, तो उनका तो एक वोट बनेगा ही। तो उसके लिए एक पूरी लिस्ट तैयार होती है, अकॉर्डिंग टू वार्ड, अकॉर्डिंग टू ग्राम पंचायत, अकॉर्डिंग टू MP कॉन्स्टिट्यूंसीज़ या MLA कॉन्स्टिट्यूंस की बात करें तो भी वो बड़े बड़े वार्डों में और बड़े बड़े सेक्टर्स में डिवाइड होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है एक लिस्ट तैयार होती है। ओके, दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे। और ये लास्ट डे तक इस चीज़ का डिसीज़न होता भी है, नहीं भी होता है, क्योंकि कई बार अगर खुद भी पीपल अवेयर नहीं है तो कई बार उनका नाम उस लिस्ट से हट जाता है। In a democratic election, the list or those who are eligible to vote is prepared much before the election given to everyone. लिस्ट बेटा पहले से तैयार होती है। Those who cross the age of 18 and who are above 18, उनके लिए, सबके लिए एक लिस्ट तैयार की जाती है, ताकि वो इलेक्शन से पहले वो तैयार हो जाए और हम लोगों को बता सकें कि ये आपका आइडेंटिटी कार्ड है, आप वोट डाल सकते हैं। दिस लिस्ट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्ट्रोल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट। अब यहाँ पे एक नया नेम आया, ये इलेक्ट्रोल रोल क्या होता है, ये उसका एक सेकंड नेम है वोटर लिस्ट का। सो यू कैन लर्न इट एज अ फैक्ट। इलेक्ट्रोल रोल इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट। तो दिस इज़ वेरी इजी। ओके, नाउ कम टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस टॉपिक। वैसे तो इसमें अब कुछ खास रहा नहीं है, बट फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो अंडरलाइन करवा देता हूँ। ओके, जब कैंडिडेट एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है, मतलब एज अ वोटर, एज अ कैंडिडेट, जो इलेक्शन कैंपेन कर रहा है, जो लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, उन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि दोनों की एज बहुत मायने रखती है। आप उस एक पर्टिकुलर एज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, 18 ईयर्स फॉर वोटर लिस्ट एंड फॉर फाइट इलेक्शन 24 एज अ नॉर्मल इलेक्शन। और जब आप उस इलेक्शंस को राज्यसभा या अदर लेवल पर जाते हैं तो आपकी एज मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। वो एक अलग केस है, नॉर्मल केसों में 24 से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए। ओके, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, क्या है फर्स्ट कंडीशन? एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। हम सब लोगों को अधिकार है कि हम अपने अपने प्रतिनिधि, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे इलाके से खड़ा है, आप किसे पसंद करते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ओके, इसी में से एक बात थी बेटा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसको हिंदी में बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि हम सबको जो राइट टू वोट का अधिकार है वो इसी के बेस पे आता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि जिनकी 18 ईयर्स की एज हो जाती है, जो एडल्ट हो जाते हैं, वो वोट दे सकते हैं। इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड ईच वन वुड शुड हैव इक्वल वैल्यू। क्या मीन है इसका? हम सबका एक वोट है और उसकी इक्वल वैल्यू है, चाहे वो कोई PM लेवल का पर्सन है, वो भी अगर अपना वोट कंटेस्ट कर रहा है, या मैं हूँ, मैं अपना वोट डाल रहा हूँ, या आप हैं अपना वोट डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है सबका वोट बेटा एक ही की तरह माना जाएगा और एक ही शेयर की तरह माना जाएगा। तो ये हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीज़न। और इस अधिकार को आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई मना नहीं कर सकता है कि उसको राइट टू वोट नहीं है, हर किसी को राइट टू वोट है। डिफरेंट सिटीजन्स डिफ़र फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज। हाँ, हम लोग कई तरीके से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग रिच हो सकते हैं, कुछ पुअर हो सकते हैं, कुछ बहुत हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं, कुछ एजुकेटेड नहीं भी होते हैं, वगैरह वगैरह, ETC। हर तरह के लोग होते हैं सोसाइटी में, बट वोट की वैल्यू सबकी बराबर है। सबको अपना जो रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना है, उसकी जो शेयर है, उसकी जो पावर है, सबको बराबर दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बिलोंग विद देयर ओन नीड्स एंड व्यूज़। कहा है ना, अरे अमीर है, गरीब है, रिच है, पुअर है, हायर सेक्शन से है, लोअर सेक्शन से है, एजुकेटेड है, नॉट एजुकेटेड है, लेस एजुकेटेड है, डजेंट मैटर। वी ओनली से दैट वी आर ह्यूमन एंड वी हैव नीड ऑफ देयर व्यूज़। अपने अपने सबके व्यू हैं, कौन किसको अच्छा लगता है, कौन किसके तरीके से किसको प्रेजेंट करना चाहता है, वोट देना चाहता है, वोट कास्ट करना चाहता है, ये हम सबको इक्वली राइट है। दैट इज़ वाई ऑल ऑफ देम डिजर्व टू एन इक्वल सेम डिसीजन दैट इफेक्ट दैम। इसीलिए कहा है कि सबको बराबर अधिकार है कि वो अपने वोट की ताकत से, पावर ऑफ वोट से किस चीज़ को कितना इफेक्ट कर सकता है अपने तरीके से। इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन्स एज 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन इलेक्शन। ये तो
सबको ही पता होता है, लास्ट क्लास से ही आप शायद सीखते आ रहे हैं कि व्हेन वी क्रॉस 18 और 18 ईयर्स एज वी हैव राइट टू वोट। एवरी सिटीज़न हैज़ द राइट टू वोट। ये हमारा राइट है, राइट टू वोट हमारा राइट है, रिगार्डलेस ऑफ इस कास्ट, रिलीजन और जेंडर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो किस जेंडर का है। वो यहाँ तक कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको भी राइट्स हमारे यहाँ बहुत सारे मिलते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। आप किस रिलीजन से हैं, किस कास्ट से हैं, इट डजेंट मैटर। ओके, सो दिस इज़ द two topics. These are the two topics that we explained today. So I think this experience well to me and to all of my dear students. ये यहाँ पे बेटा एक मैप दिया है, उसमें लिखा है ये आपके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। इसमें टोटल 543 दी हुई हैं। इसमें नॉर्मली जनरल 412 है, एससीज़ के लिए 84 हैं, रिजर्व के लिए 47 है। ये मैप है, ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं यहाँ पे और रेड का, ये एससी और एसटीज़ के रिजर्व है। तो कई बार आप देखेंगे, जैसे अगर मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँ तो ये जो एरिया है ये उड़ीसा का है, इधर झारखंड और छत्तीसगढ़ का है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, और इधर ये कुछ राजस्थान का पार्ट है, इधर ये महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी का पार्ट है, नीचे भी तमिलनाडु, ये सारे पार्ट हैं। तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ ये जो ग्रीन कलर का और रेड कलर का पार्ट है, दैट मीन्स यहाँ पे एससी और एसटी कैंडिडेट्स जो है ज़्यादा हैं, या उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, या फिर वहाँ पे सीट रिज़र्व की हुई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो इसको रिज़र्व करता है। और आप नीचे देख भी सकते हैं ये स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसीज दे रखी हैं, आंध्र प्रदेश 25, तो आप अपने अपने स्टेट्स की चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और मैं इसमें बता दूँ, इसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की होंगी 80, वेस्ट बंगाल 42, और ये साइड से यूनियन टेरिटरी का भी दे रखा है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ से समझ सकते हैं किस में कितनी में, और यूनियन टेरिटरी तो जानना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में सिर्फ 7 है अगर दिल्ली की बात करें, और बाकी सब में 1 है, ठीक है। और जब आप ये इस लिस्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि यूपी 80 है, वेस्ट बंगाल 42 है, और तमिलनाडु 39 है, और ये महाराष्ट्र 48 है, एंड बिहार इज़ 40। सो दीज आर मेन स्टेट जिनकी सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी अपना इन्फ्लुएंस यहाँ रखती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ डन फॉर टुडे। और ये बहुत ज़्यादा नहीं करना है मुझे, सिर्फ 1 और 2 टॉपिक्स लेके चलना है ताकि आपको अच्छे समझ में आए। आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नई नई सीखने को मिलती, नए वर्ड्स आते हैं, तो इन्जॉय कीजिए, अपने फ़न के साथ चीज़ों को सीखिए, समझिए। जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी तो हम देखेंगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है उस पर बहुत अच्छा हम एक डिस्कशन लेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नॉमिनेशन और एक एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, इसको लेके हमारे यहाँ बहुत क्या कहते हैं डिस्कशन है, बहुत अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं लोगों के, अलग अलग डिबेट्स हैं, डिबेट बहुत सारी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ पे हम और आप मिल के भी अपना एक व्यू रिप्रेजेंट करेंगे। सो क्लास, एंड वन थिंग मोर, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं कि नहीं करने हैं उस चीज़ को आप ऐसे समझ लें, हम चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स को बहुत ज़्यादा डीपली नहीं देना है, कुछ नॉर्मल रखना है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा है तो आपको अच्छे समझ में आ रहा है, तो आई थिंक यू ऑल कैन डू ऑल राइट, यू कैन राइट ऑल आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस. So I think we now only discussing about the class and the topics. Later on, I think we have to wait for 31 August. If the decision is in our favor to take classes in school, then we go for other activities. बट अभी के लिए सिर्फ आप ये ध्यान रखें कि आपको अच्छे समझना है, आपको चीज़ें देखनी हैं, समझनी भी हैं। अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, इनके छोटे छोटे नोट्स होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स आते हैं। जैसे अभी आपने देखा कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व्ड हैं, इलेक्ट्रोल रोल क्या होता है, वो छोटे छोटे, जैसे आप जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं वो कैसे लिखते हैं, वो आप उनको लिख सकते हैं, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको अंडरलाइन करके कुछ पॉइंट्स में चीज़ें समझाने की कोशिश की है, तो आप उसको उस तरह से लिख सकते हैं। यू कैन राइट इन पॉइंट्स। जैसे मैं आपको समझाऊँ, जैसे ये टॉपिक है वोटर लिस्ट, ओके, तो जो ये वोटर लिस्ट हेडिंग है इसको आप अपनी कॉपी पर वहाँ पे लिखें। फिर इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, ये इलेक्ट्रोल रोल, इसको मैंने वोटर लिस्ट, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं,
इनको 1 2 3 करके इस वोटर लिस्ट को ऊपर पेज पे आप बड़ा सा हेडिंग उसको राइट करेंगे एंड आफ्टर दैट यू राइट दीज पॉइंट्स। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आपको फिर किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप उसको आंसर दे सकते हैं। जैसे आप इसमें कुछ कंडीशंस के बारे में पढ़ रहे थे, इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में पढ़ रहे थे, नो वन शुड डिनाइड द राइट के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ इस तरह से कुछ चीज़ें पढ़ रहे थे। और लास्ट में आपने देखा तो 18 ईयर्स का अबव व्यक्ति हैं हमारे यहाँ पर्सन है, उनको राइट टू वोट है। और आपने यूनिवर्सल अटेंडेंस फ्रेंचाइजी के बारे में पढ़ा। आपने ये भी पढ़ा कि इट डजेंट मैटर हु आर मोर एजुकेटेड और लेस, वट एवर देयर क्रीड, जेंडर, कास्ट, वी हैव इक्वल शेयर एंड इक्वल वैल्यू ऑफ आवर वोट। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो इस तरह से आपको अपने वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स बना के 1 2 3 4 पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखनी है। ज़रूरी नहीं है कि कोई जैसे फर्स्ट पॉइंट है वो 3 लाइन का हो, नो, फर्स्ट पॉइंट अगर 2 लाइन्स का है तो बहुत ईजी है। उस नेक्स्ट लाइन से अगर आप लिखना चाहते हैं उसको तो नेक्स्ट पॉइंट से लिख दीजिए, ताकि आपके लिए लर्न करना आसान हो और आपके लिए लिखना भी आसान हो, लर्न करना आसान हो। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, ख्याल रखिए और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसी तरह से ही एक्सप्लेन करूँ और अच्छा समझ। टेक केयर, बाय बाय।